पूरे देश के लोग जाकर के आर्मी में सेवा देते हैं। बिहार के लोगों के अंदर इसको लेकर के आक्रोश ज़्यादा हुआ, इसके कई कारण हैं। बिहार के लोगों की स्थिति यूरोप की जैसी तो है नहीं कि यूरोप में सेना में भर्ती होने के लिए ऐड देना पड़ता है। हमारे यहाँ एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी पंचायत में चले जाइए, सरकारी स्कूल हो, फील्ड हो, सड़क हो, नदी का किनारा हो, लोग सुबह सुबह दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? किस सपने में दौड़ता है कि हमको आर्मी में जाकर के सेवा देनी है। तो ये तमाम तरीके का एलिगेशन, आंदोलन के ऊपर दमन और लॉलीपॉप कि लोग जो लौट करके आएंगे उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का ही एक तरीका है। आज जो है मैंने शुरू में ही हाथ जोड़ करके आग्रह किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में एक साथ हो रहा है और हम लोग अग्निपथ पे आज बात करेंगे। देखिए, सेना प्रमुख जी आकर के बात रखे हैं, वो सेवारत हैं, सैनिक हैं, सम्मानित हैं, उनको लेकर के कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो वेटरन्स हैं वो भी तो सेना में ही थे ना, वो भी तो जो है प्रमुख रहे हैं ना, उनको भी तो देश ने सम्मानित किया है ना। जो परमवीर चक्र विजेता हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और आप सब लोग इतने समझदार लोग हैं, आप जहाँ रहिएगा उसके खिलाफ कैसे बोलिएगा? कैसे ही संभव है? कर सकते हैं क्या? मतलब समझने कि देखो सेलेक्ट हो गया और लौट के आ गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम 5 में से एगो को रखेंगे, 4 में से एगो को रखेंगे, वो भी गारंटी नहीं। बिल्कुल मॉल में जैसे लगता है ना, हर एक माल की दुकान, रोटी बेलने वाला बेलना लीजिएगा 10 रुपया, तो उसमें जो सेल वाली जो मानसिकता होती है उसमें लिखा गया है, नोटिस में लिखा गया है अप टू 25%, मतलब 25% का भी गारंटी नहीं है। और वो जो 25% होंगे उसका क्या क्राइटेरिया होगा? कोई क्राइटेरिया बताया गया है? तो उसमें से 4 में से किस एक को रखेंगे और किस 3 को आप हटा देंगे? और वो 3 जब लौट करके आएंगे तो उनका क्या होगा? दावा कर रहे हैं, एक दो जो है बड़े उद्योगपतियों का बयान आया कि हम अपने यहाँ नौकरी रख लेंगे। तो अभी तो सब लोग आ रहे हैं आर्मी की सेवा दे करके, कितना % लोगों को नौकरी मिल रही है? ये जो लाखों पोस्ट खाली हैं, 60 लाख से ज़्यादा केंद्र और राज्य मिला करके, अकेले केंद्र में जो 26 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है, कितने लोगों को उसमें भर लिया गया है? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्किल की बात कर रहे हैं, इस देश में 5.5 लाख इंजीनियर होते हैं हर साल। पॉलिटेक्निक, ITI, बिल्डर, फिटर उसको छोड़ दीजिए, इसके अलावे लाखों रुपया दे करके लोग मीडिया संस्थानों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, लोग शू मैनेजमेंट करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, MBA करते हैं। प्रोफेशनल्स को नौकरियां नहीं मिल रही है। तो बेसिकली ये देश को बड़गला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक इस आंदोलन को दबाने का सवाल है, आप जान लीजिए, आप सब लोग देख रहे हैं, आप सब मीडिया के ही लोग हैं, जानते हैं कि हेडलाइन कैसे मैनेज होता है। भारतीय सेना से बात शिवसेना पे चली गई है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। और ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है उससे ये बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कह दूं कि देश में जो बेरोजगारी एक विकराल स्वरूप धारण कर चुकी है, ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और कोचिंग संस्थान पे कार्रवाई करके, नौजवानों पे मुकदमा करके या नौजवानों को उपद्रवी बोल करके हिंसा का तो कोई समर्थन नहीं कर रहा है। कोई बिहार का रहने वाला व्यक्ति हिंसा का समर्थन क्यों करेगा? और आप सब लोग बिहार के मीडिया के लोग हैं, आपको मैं स्पेशली ये बात बोल रहा हूँ, याद कीजिए जिस तरह से किसान आंदोलन में बार बार कहा गया कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ हरियाणा का आंदोलन है, वैसे ही ये बार बार कहने की कोशिश की गई कि सिर्फ बिहार में हो रहा है। क्यों कोचिंग को दमन किया जा रहा है? शिक्षण संस्थानों को तो वैसे ही तबाह कर दिया। आज से 30-40 साल पहले, यहाँ बैठे हुए हमारे वरिष्ठ साथी आपको बिहार में बताएंगे,
सबसे पहला सवाल छात्र आंदोलन से यही उठा कि कोचिंग में क्यों पढ़ने जाएंगे, क्लास होना चाहिए कॉलेज में। आज हम वहाँ पहुँच गए हैं कि कॉलेज का क्लास छोड़ दीजिए, पंचवर्षीय योजना में हमको डिग्री मिल रही है, तो चूंकि विद्यार्थी कोचिंग में जमा हो रहा है तो अब कोचिंग को भी नहीं चलने दो। और यह पहली बार नहीं हुआ है, जब रेलवे की भर्ती को लेकर के आंदोलन हुआ उस वक्त भी कोचिंग को टारगेट किया गया। तो विपक्ष जहां पैदा होने की संभावना होती है उस संभावना को समाप्त करने का प्रयास सत्ता के द्वारा उसका दमन किया जाता है। राहुल गांधी इस देश में विपक्ष की तरफ से मुख्य धारा की राजनीति में सबसे प्रखर तरीके से बोलने वाले व्यक्ति हैं। वो उन सवालों पे भी बोलते हैं जिस सवालों पे बोलने से लोग घबराते हैं, उनको लगता है कि वोट के कैलकुलेशन में वोट का नुकसान हो जाएगा, वो उस पर भी बोलते हैं। आपको याद दिला दूं, देश के अंदर कोई भी न्याय की आवाज़ हुई है, राहुल गांधी मुखरता से उसके साथ खड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो ईडी में होंगे, उनसे ईडी सवाल पूछेगा। हम ये दोनों सवाल एक साथ लड़ रहे थे। अब ये जानकारी आपके पास नहीं पहुंची तो मैं बता देता हूँ, हमारा जो सत्याग्रह था, ईडी तो पहले शुरू हो गया था, योजना बाद में आई है। तो जिस दिन योजना आई है उसके बाद से ही जंतर मंतर पे लगातार सत्याग्रह दिल्ली में हुआ। और आपको मैं बता दूं, सारे राज्यों में, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बिहार के लिए आज सूचित किया है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह करेंगे कल, तो पूरे देश में ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, हम लोग इस बात को लेकर के इतने प्रतिबद्ध हैं कि विपक्ष में है तो लड़ रहे हैं, और आशीर्वाद अगर जनता का रहेगा तो इसको जरूर खत्म करेंगे और इसको बेहतर। क्या हमारे प्रधानमंत्री शांति की अपील करते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री क्या 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 अच्छा आप बोले, आप फिर नीतीश कुमार से चले प्रधानमंत्री पे रहिए ना, अरे कुछ नहीं होगा, आपका नौकरी नहीं खाएंगे। सो माय पॉइंट इज कि एक शांति की अपील नहीं आती है, एक बार भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साध देते हैं, हर बात पे ट्वीट करते हैं, छोटी बड़ी जरूरी गैर जरूरी हर चीज़ पे। लेकिन देश में जब कोई ऐसी परिस्थिति हो तो कुछ नहीं बोलते। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोग शुरू से ही इस सवाल का विरोध कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, इस योजना की क्या कमियां हैं वो गिना रहे हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। ये चूंकि योजना गलत है तो सबसे पहले इसको वापस लिया जाए, और फिर बाकी जो आप सुधार की बात कर रहे हैं, ज़रूरत की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में जो है वो तरीके अपनाए जा सकते हैं। जहाँ तक ईडी ऑफिस का सवाल है, देखिए ईडी का सवाल अगर आप देश की राजनीतिक परिस्थिति से काट करके देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम आंख बंद कर लें तो तूफान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमारे आंख बंद कर लेने से जो है ना, दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता है। सच्चाई ये है कि आज जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सब देख रहे हैं। हम कहते हैं कि किसी के ऊपर ईडी की अभी कार्रवाई हो रही है और कल बीजेपी ज्वाइन कर ले, ईडी टू बीजेपी देन देयर इज नो ईडी, यही चल रहा है ना। क्या ऐसा हो जाता है महाराज कि आपके ऊपर सब कुछ सारा तोहमत है, आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा, आपको चोर कहा जाएगा, बेईमान कहा जाएगा, लेकिन आप भाजपा ऑफिस में जाइए, उनका जो है पट्टा पहनिए और आप एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, एकदम वॉशिंग मशीन से धुल करके ताज़ा फ्रेश, कोई दाग नहीं। इस पे को भी तो समझना पड़ेगा ना हमको कि ईडी क्यों होता है। ईडी इसलिए होता है कि लोग डर करके बोलना बंद कर दें, लोग जेल से घबरा जाए, लोग केस से ये कह रहे हैं आपसे, पहले तो एक एक सवाल पूछिए, एक एक करके सवाल पूछिए, एक एक करके सवाल पूछिए। जिस तरह से हिंसा हुई आगजनी, उसके बाद कोचिंग संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है, कई कोचिंग संस्थानों पर अभी रडार पर है, ऐसे में इस तरह को लेकर क्या हिंसा हुआ, कोचिंग संस्थान कहीं क्वेश्चन सवाल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आज कहा जा रहा है कि आंदोलन कहाँ हो रहा है, लोग भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, हम लोग बिहार के लोग हैं, बिहारी लोग हैं, छोड़ दीजिए 4 साल का, 40 साल का, 40 दिन का नौकरी होगा तो नहीं जाएंगे लेने के लिए? बताइए ईमानदारी से। जा रहा है ना लोग, कहाँ लाइन नहीं लगा हुआ है,
तो ये देश के अंदर आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आप देखेंगे लाखों पोस्ट खाली हैं। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह कहा 28 लाख, 26 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। ये बात जान लीजिए, लाखों पोस्ट। अगर आप पूरे राज्य की को भी उसमें जोड़ दें तो लगभग 60 लाख से ज़्यादा पोस्ट जो है वो खाली है पूरे देश में। हम कह रहे हैं कि रोजगार का सवाल तो है ही एक जगह पे, बेरोजगारी का सवाल तो है ही एक जगह पे। ये उससे आगे बढ़ करके एक बात है कि सेना सिर्फ रोजगार का मसला नहीं है, ये आपकी देश की सुरक्षा का भी सवाल है। और तब जब आप जान रहे हैं कि आपके पड़ोसी देश हमारे सीमा के भीतर लगातार घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मोराल डाउन करने की बात है। रोजगार का जहाँ तक सवाल है कि आपको जो है 4 साल का रोजगार मिल जाएगा, फिर बाहर आप लौट करके आएंगे तो फिर आपको रोजगार मिल जाएगा, इस बात को समझिए, इसका क्या साइकोलॉजिकल दबाव होगा। कल को शादी ब्याह का जब कार्ड छपेगा ना तो क्या लिखा रहता है, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, अब सैनिक के साथ लिखा रहेगा परमानेंट। जान लीजिए, जैसे लोग अपने नेम प्लेट में पहले लिखते थे ना BA LLB BSc डॉक्टरेट, कार्ड में भी लोग पोस्ट लिखते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सेना भी में भी सेवा देने वाले लोग लिखते हैं। अब उसमें ही लिखा रहेगा अग्निवीर, जो 4 साल के बाद लौट आए। और आप जानते हैं कि समाज में जब आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है तो कितना बुली किया जाता है आपके साथ। मेरे ख्याल से साथी हमने अपने संबोधन में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि सरकार यह जो एक अगंभीर योजना लेकर के आई है, जो युवाओं के सपनों के खिलाफ है, जो युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है, विश्वासघात है, जो हम कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। सरकार तुरंत इस योजना को वापस करे, सबसे पहली बात। दूसरी जहाँ तक बात है और जो कोई चीज़ है, तो कांग्रेस पार्टी एक पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में बिलीव करती है। हमारे देश में हर चीज़ को बनाने का, करने का एक पार्लियामेंट्री तरीका है, कमिटीज उसकी बनी हुई हैं, ठीक है। और ये तमाम जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, उस सवाल को सरकार एड्रेस करे। और समाधान जो आप पूछ रहे हैं, समाधान इसका यही है कि आप सेना जैसी सेवा में अस्थाई सेवा को बंद ना करें। और हमारे पास तो नंबर नहीं है, हम सरकार में नहीं हैं, इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये योजना चूँकि देश के भविष्य के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा और सेना के खिलाफ है, हम इसको वापस लेंगे, यही हमारा समाधान है। विपक्ष में है तो हमारी भूमिका है कि हम सरकार को कहें कि सरकार इसको वापस ले। सरकार अगर कोई सुधार करना चाहती है तो सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। जितनी कमेटियां हैं उससे वो डिस्कस करें, स्टेक होल्डर से बात करें, पार्लियामेंट में डिस्कशन करें। जो अस्थाई भर्ती है उसको बिना बंद किए अगर ये कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो उस पर बात हो सकती है। सर पेंशन योजना भाजपा ने भी कुछ नहीं बोला, भाजपा भी, आप भी अपने किसी पे ये नहीं बोल रहे हैं कि विधायक और सांसदों का भी पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं, सेना में बंद होना। नहीं, आप पहले तो अग्निपथ पे सवाल कीजिए। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, हम तो कह रहे हैं कि पेंशन बंद कर दिया है, पेंशन बंद नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल स्पष्ट, आपके नेता ने बोला है कि सांसद को पेंशन नहीं देंगे डॉक्टर। और 4 पेंशन मिलता है, लोकसभा का अलग, राज्यसभा का अलग। रैंक 1 पेंशन को समाप्त करके नो रैंक नो पेंशन कर दिए हैं। नो रैंक नो पेंशन, ओनली टेंशन। टेंशन किसको? जो नौजवान इस देश के लोगों को अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो अपनी देशभक्ति की भावना को, इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की भावना रखते हैं, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, फ़ायदा गिनाया जा रहा है। फ़ायदा क्या है कि देखिए, आप भरी जवानी रिटायरमेंट हो जाएंगे, भरी जवानी रिटायर होने के फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि घर में मान लीजिए कि पिताजी को अस्थाई नौकरी है तो माताजी कहेंगी
कि पति से पहले बेटा रिटायर होकर के आ गया है। और 4 साल क्यों, 3 साल क्यों नहीं, 5 साल क्यों नहीं? ये 4 साल वैसे ही रैंडम नंबर है कि एक दिन जो है रक्षा मंत्री जी को सपने में आया और उन्होंने कहा 4 साल। 5 साल क्यों नहीं? 4 साल इसलिए कि तमाम तरीके के नौकरी के जो आपके फायदे होते हैं, जो इस देश में एक्ट बना हुआ है, उससे ये योजना बाहर हो जाए। आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, आपको तमाम तरह की दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और आपको मैं याद दिला दूं, पहली बार जब योजना घोषित की गई थी तो टीए-डीए का भी बात नहीं किया गया था। जब विरोध होना शुरू हुआ तो आनन फानन में जो है 2 अमेंडमेंट लाए गए। मतलब ये योजना आई ही है, 2 अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये लोग इस योजना को लेकर के कितना गंभीर हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। कह रहे हैं वॉरफेयर बदल गया है, हमको एवरेज एज जो है वो घटाना है। आप हमको एक बात बताइए, हमने जो है हमारी सेना ने बड़े बड़े वॉर जीते हैं ना, इसी सेना से भारत की सेना ने तमाम वॉर जीते हैं। और जितना प्रमुख सम्मान है, क्या वो 30 वर्ष से ज़्यादा या 30 वर्ष के लोगों को नहीं मिला है? तर्क क्या है? असल जो बात है ये छुपा रहे हैं देश से। तर्क ये है कि हमारे देश के बजट में सबसे प्रमुख बजट होता है डिफेंस का। डिफेंस बजट का 40% जो है वो लोगों की सेवा देने के बदले जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं उस पर खर्च होता है। ये उसमें बजट कटौती करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को ये ईमानदारी से बोल नहीं रहे। ये इस बात को बोल नहीं रहे हैं कि जैसे तमाम विभाग को या तो बेचे गए हैं या उसको कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया है, उसी तरह से ये ठीक नहीं है। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के नौजवानों की उस भावना के साथ खड़ी है कि भारतीय सेना के अंदर इस तरह से ठेकाकरण की शुरुआत करना ठीक नहीं है। यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और देश के नौजवान जो संघर्षरत हैं उनके संघर्षों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हैं। यही एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन अगर सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चला है तो उसकी जीत हुई है। उसमें अगर किसी भी और चीज़ का इस्तेमाल होता है उससे आंदोलन बदनाम होता है। इसीलिए हम साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग किसी भी अन्य प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल ना करें, सत्य और अहिंसा को अपना करके अपनी इस मांग को जरूर रखें। और इसी संदर्भ में बिहार की जो प्रदेश इकाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 243 विधानसभा में कल सत्याग्रह करेगी। 10 बजे के बाद से यह सत्याग्रह चलेगा। मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्याग्रह में अपने न्याय के लिए आप शरीक होइए, शामिल होइए। और मैं पत्रकार साथियों से ये आग्रह करूंगा कि आप अपना सवाल बेशक पूछें, मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा। आग्रह यही है कि आज का यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी तरह से अग्निपथ पर केंद्रित है। इसीलिए मैं पहले चाहता था कि डिस्क्लेमर के तौर पे यह बात बोल दूं, लेकिन आपसे आग्रह के तौर पे ये बोलता हूं। सब पुराने साथी हैं, बहुत सारे चेहरे हैं जिनको हम जानते हैं, कई बार उनसे बातचीत हुई है। तो आप इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं आप जरूर पूछें। आपके सवाल आमंत्रित हैं। आप इस प्रेस वार्ता में आए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।